हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक टॉपिक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 में टोटल 5 अध्याय हैं, जिनमें से 2 अध्याय हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे और आज हम तीसरा अध्याय यानी पाठ्यचर्या के क्षेत्र विविध विषय इनसे शुरू करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 के मुख्य अध्याय। पहला है परिप्रेक्ष्य। इस अध्याय में स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में किए गए शैक्षिक प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। सेकंड अध्याय है सीखना और ज्ञान, लर्निंग एंड नॉलेज। एनसीएफ में निर्मितवाद को बालकों के सीखने का सामूहिक सिद्धांत माना है। तो हमने ये दोनों अध्याय इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम तीसरा अध्याय पाठ्यचर्या के क्षेत्र, जिसमें विविध विषय शामिल होते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। इस अध्याय में पाठ्यचर्या के विविध विषयों पर परिचर्चा की गई है। फोर्थ अध्याय है, उसमें विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इस अध्याय में विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण का समावेशी एवं प्रजातांत्रिक स्वरूप में वर्णन किया गया है। फिफ्थ अध्याय है व्यवस्थागत सुधार। इस अध्याय में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु परिचर्चा की गई है। तो थर्ड अध्याय है पाठ्यचर्या के क्षेत्र विविध विषय। तो तीसरा अध्याय है जो पाठ्यचर्या की बात करता है कि पाठ्यक्रम गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान कैसा होना चाहिए। शांति शिक्षा, काम व्यवसाय शिक्षा की बात करता है, कला शिक्षा की बात करता है और भाषा शिक्षा की बात करता है। इनके ऊपर तीसरा अध्याय मूल रूप से है। तो देखिए पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, इसको देखते हैं हम। पाठ्यचर्या ऐसे हो जो ऐसे अनुभव उपलब्ध कराएं जिनसे विवेक की क्षमता बढ़े, विभिन्न विषयों के माध्यम से दुनिया को समझने का मौका मिले। तो दुनिया को समझने का मौका मिले। सौंदर्य बोध का विकास। सौंदर्य बोध यानी कलात्मक विकास हो। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े, यानी ऐसा नहीं हो कि हम कोई भी भावनाहीन बन जाए और दूसरों के दुख दर्द को समझे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान को संगठित रूप में प्रस्तुत करें, यानी अलग अलग विषयों से प्राप्त जो ज्ञान है उसका सामान्यकरण कर सके। आत्मनिर्भरता व काम की शिक्षा दे। एनसीएफ 2005 में बालक की बुनियादी क्षमता में भाषा, संबंध बनाने व कायम रखना, कार्य व क्रिया संबंधी क्षमता, शारीरिक समन्वय कौशल बताई है। अब इसमें देखो, जो एनसीएफ है 2005, वो उसमें भाषा बच्चे की बुनियादी योग्यता है। जो भाषा है उसको बच्चे की बुनियादी योग्यता बताया गया है। संबंध बनाने व कायम रखना। अब देखो, इसमें हम कोई जैसे दोस्त बना लेते हैं, दोस्त तो बना लिया हमने, लेकिन उसको कायम कैसे रखना है, दोस्ती को कायम कैसे रखना है, इसकी बात करता है ये। कार्य व क्रिया से संबंधित क्षमता, शारीरिक समन्वय कौशल आदि बताए हैं। पाठ्यचर्या में व्यवहारिक ज्ञान यानी जो उसके जीवन से जुड़ा हो और जो आगे उसको काम आए। जैसे हमारा कोई घर का कोई छोटा सा काम ही हो और जो छोटी छोटी समस्या है उनका हम खुद से समाधान कर सके, वो हमारे व्यवहारिक ज्ञान में आता है। जैसे कला, काष्ठ कला, शिल्प, मिट्टी के बर्तन, शिल्प कला, दृश्य कला, मौखिक परंपरा को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया जाए। ज्ञान व रिवाजों को स्कूली ज्ञान से जोड़ना। स्थानीय परिवेश, भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक को शामिल किया जाए और बच्चों को इससे प्रेरित किया जाए। पूर्व प्राथमिक स्तर से प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में
भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान है। जो प्राथमिक स्तर है उसमें भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पनाशीलता व प्रश्न करने की प्रवृत्ति पर बल, सामाजिक कार्य व परिवेश के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास। अब आगे है भाषा। बहुभाषिकता एक ऐसा संसाधन है जिसकी तुलना सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राष्ट्रीय संस्थान से की जा सकती है। 3 भाषा सूत्र प्रणाली का पालन किया जाना है, जिसमें पहले तो हमारी मातृभाषा होएगी और सेकंड हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, और थर्ड जो विदेशी भाषा है अंग्रेजी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी हो सकती है। तो ये है त्रिभाषा सूत्र प्रणाली जिसका पालन किया गया है एनसीएफ 2005 में। संचार माध्यम घरेलू भाषा में होना चाहिए। जो हमारे विचार विमर्श है वो घरेलू भाषा में होना चाहिए। हमारे डेली की बोलचाल की भाषा घरेलू भाषा होनी चाहिए। अध्ययन की जाने वाली पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। जो हमारे अध्ययन करने की लैंग्वेज है वो या तो मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा कुछ अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी जिसका दूसरी भाषा के रूप में अध्ययन नहीं करना किया जाता है। और गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी जिसका अध्ययन नहीं किया गया है। गणित इस विषय का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो चिंतन तर्क में अमूर्त संकल्पना समस्या को सूत्रबद्ध करने व समाधान करने में मदद करे। अर्थपूर्ण व प्रासंगिक गणित पर बल, गणित की सफलता प्रत्येक बालक का अधिकार हो। गणित का अन्य विषयों से संबंध भी बताया जाना चाहिए। अब आगे है प्राथमिक स्तर पर गणितीय खेल, पहेलियां, संख्या व आंकड़ों की समझ, गुणात्मक कौशल। उच्च प्राथमिक स्तर पर है आंकड़ों का उपयोग, प्रस्तुति, व्याख्या, बीजगणित व अमूर्त धारणा विकास। अब आगे है विज्ञान। विज्ञान इसका स्वरूप ऐसा हो जो बालक को प्रतिदिन के अनुभव की जांच करने व विश्लेषण में सक्षम बनाए। यानी कि प्रतिदिन मैंने क्या सीखा इसकी जांच बालक खुद करे, स्वयं करे, और विश्लेषण समस्याओं को टुकड़ों में बांटे, उनको जोड़े और उनका समाधान करे। यह विश्लेषण में सक्षम बनाए। पर्यावरण पर बल दिया जाए, अन्वेषण की प्रवृत्ति बढ़े, यानी खोज करने की प्रवृत्ति बच्चे में जागृत हो। अन्वेषण यानी खोज करने की प्रवृत्ति बच्चे में जागृत हो। इसकी सहायता से गरीबी, अज्ञान व अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान एक विषय के रूप में स्कूलों में शामिल ताकि छात्रों को उनकी रुचियों और योग्यताओं का पता लगाने के लिए उपयुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और करियर चुनने में सहायता मिल सके। सामाजिक मूल्यों का विकास, सामाजिक वंचित वर्गों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी सामाजिक वंचित वर्गों यानी जो दुर्बल है, अशक्त हैं और आदिवासी हैं, चाहे वो महिलाएं हो, उनके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण का विकास हो। जल और पानी के मुद्दों पर समाकलन पर बल, लिंग समानता, अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक संवेदनशीलता के प्रति सजगता, अतीत के गौरव व नागरिक अस्मिता पर सृजनात्मक और सौंदर्यप्रक व विवेचनात्मकता को बढ़ावा दे और नागरिक शास्त्र को राजनीति शास्त्र में बदला जाए। आगे है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। बच्चों में स्वस्थ, बीमारी, दुर्घटनाओं और शारीरिक फिटनेस की एक एकीकृत और समग्र समझ प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना, स्कूल, घर और समुदाय में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए कौशल प्रदान करना। खेल, एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउट्स एंड गाइड्स आदि के माध्यम से बच्चों को कुछ सामाजिक और नैतिक मूल्यों में विकसित करके जिम्मेदारी नागरिक के रूप में विकसित होने में मदद करने के लिए। आगे है कंप्यूटर। हालांकि कई देशों ने कंप्यूटर विज्ञान या सूचना
प्रौद्योगिकी पाठ्यचर्या अपने स्कूलों में लागू किए हैं, लेकिन हमें उन चुनौतियों का ख्याल रखना होगा जो भारतीय स्कूली विद्यालयों के सामने हैं। पहली चुनौती कंप्यूटर विज्ञान के लिए तकनीकी संसाधनों की कमी की है। संसाधनों के अभाव में कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाना निरर्थक है। सभी विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर और उसकी संयोजकता उपलब्ध कराना एक बड़ी तकनीकी व आर्थिक चुनौती है, लेकिन कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों का बढ़ता प्रभाव देखते हुए हमें इस बुनियादी चुनौती को गंभीरता के मामले में ऐसे व्यवहारिक और कल्पनाशील विकल्प ढूंढने होंगे जो भारतीय शहरी और ग्रामीण स्कूलों के लिए उपयोगी हो। अब आगे है कला शिक्षा। स्कूलों में कला शिक्षा को शामिल करने का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य के पूर्ण विकास के लिए सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना और एक दूसरे के काम के लिए सम्मान विकसित करना और पर्यावरण से जुड़ना है। अब है शांति शिक्षा। हिंसा को दूर रखते हुए सामाजिक संस्कार पर बल व सहन शक्ति, न्यायप्रियता व सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास है। ऐसे कौशल जो पाठ्यक्रम गतिविधि के भाग के रूप में विकसित किए जाते हैं, जैसे कि धैर्य और धीरज के साथ सुनना, एकाग्रता विकसित करने के लिए मन की शुद्धता, सहयोग और टीम वर्क के लिए योग्यता, उत्तर प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा और तर्कसंगत पूछताछ की स्वीकृति, अनुशासन और अध्ययन कार्य के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण एक अच्छे छात्र के ट्रेडमार्क हैं, जो बदले में एक शांति उन्मुख व्यक्ति के कौशल भी हैं। इस प्रकार का पाठ्यक्रम छात्रों में शांति और लोकतंत्र को विकसित करता है। कार्य और शिक्षा। कार्य संबंधी शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में बनाया जाता है। कार्य अनुभव, कार्य शिक्षा, SUPW, शिल्प शिक्षा, जीवन उन्मुख शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा। कार्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के उत्पादन या सेवा उन्मुख गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना है। कार्य के माध्यम से कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण और मूल्यों को विकसित करना और कार्य संबंधी दक्षताओं का विकसित करना। ये हमारा जो थर्ड अध्याय है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे है फोर्थ अध्याय, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। सीखने की प्रक्रिया सामाजिक संबंधों के ताने बाने में लगातार चलती रहती है। जब शिक्षक एक विद्यार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं, विद्यालय शिक्षार्थियों के समुदाय के लिए जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आते हैं, संस्थागत स्थान होते हैं। विद्यालय की सभी गतिविधियां इस समुदाय को जोड़ते हुए उसे एक शैक्षिक समुदाय की पहचान देती है। विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण को किस प्रकार व्यवस्थित करना है, इस तरह की अंतःक्रियाएं सीखने सिखाने को समर्थन एवं बढ़ावा दे। सबसे पहला है शव अनुशासन। सेकंड है समय सारणी व विद्यालय योजना में लचीलापन। चाहे वो विद्यालय योजना हो या अध्यापक योजना हो, उसमें लचीलापन होना चाहिए। इसमें समय के अनुसार चेंज कर सके। भौतिक वातावरण, गतिविधियां, बालक चाहे सक्षम हो या असक्षम अयोग्य बालक हो, विद्यालयों की जो सभी गतिविधियां हैं उनमें उनको शामिल करना चाहिए। सक्षम बनाने वाले वातावरण का पोषण, सभी बच्चों की भागीदारी। आगे है फिफ्थ अध्याय, व्यवस्थागत सुधार, सिस्टेमेटिक इम्प्रूवमेंट। सूचना को ज्ञान समझने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या संबंधी चुनाव विद्यार्थियों के संदर्भ का उचित ख्याल रखते हुए किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा की नीति 1986 और 1992 की क्रिया योजना में रेखांकित किए गए लचीले रूख और विविधतापूर्ण आयामों को सुनिश्चित करना चाहिए। पाठ्यचर्या को इस प्रकार निर्मित करना चाहिए जिसमें शिक्षक शिक्षार्थियों को खेलते तक काम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित कर सके। बच्चों के शिक्षा व्यवस्था में विकासात्मक मानकों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो अभिप्रेरणा तथा क्षमता की
समग्र वृद्धि की पूर्व मान्यता पर आधारित हो। काम केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों में उनके परिवेश, प्राकृतिक संसाधनों तथा जीविका से संबंधित ज्ञान, आधारों, सामाजिक अंतर्दृष्टियों तथा कौशलों को विद्यालय व्यवस्था में उनकी गरिमा और मजबूती के स्रोतों में बदलना। आगे है शिक्षा तकनीकी को कक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण दोनों ही जगह सहायक सामग्री के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के विकल्प के तौर पर। उत्पादन कार्य को शैक्षिक कार्य से जोड़ना। पाठ्यचर्या का चुनाव छात्रों की आयु के समकक्ष हो। शैक्षिक नवाचारों पर बल दिया जाए। ये था हमारा 5th अध्याय जो कंप्लीट हो गया है। अब आगे NCF 2005 के मुख्य बिंदु हैं, जो प्रमुख बिंदु हैं वो यहाँ सब एक साथ उनका सार है, तो देखते हैं इनको। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। बालक सक्रिय है, वो स्वयं से जाने और सीखें और नई नई चीजों को आजमाएं, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करें। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखने की दर एवं अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा, संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा और गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बहुभाषिक सूत्र कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं में त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। इसमें भाषा के 4 कौशल की बात की है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आकलन व मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन। कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। किसी भी प्रकार सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। ऐसा नहीं हो कि उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जाए कि आपको ये पुस्तकें पढ़नी है। जो उनका मन कर रहा है वो पुस्तक बच्चा खुद स्वयं चुन सकता है। सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे। सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे। इससे कलात्मकता का विकास होता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था NCF 2005 और इसके जो 5 मुख्य अध्याय थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।